हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, इनके अर्थ और परिभाषा क्या है, राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं, राजनीतिक दलों का प्रजातंत्र में क्या महत्व है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दलों का गुण क्या है, राजनीतिक दलों का दोष क्या है, दल प्रणाली कितने प्रकार की होती है। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो आज का फ्रेंड्स वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट के वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे संगठन के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि लोकतंत्र का प्राण समझा जाता है, जो कि हमारे आसपास ही पाए जाते हैं और हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उस संगठन का नाम है राजनीतिक दल, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, भारत एक जो है विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक देश है। भारत में आज भी आबादी लगभग 70% जो है वो गाँव में निवास करती है और बहुत से लोग आज भी अशिक्षित हैं। लेकिन ऐसे अशिक्षित व्यक्ति से भी यदि आप पूछोगे कि दादा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, क्या लोकतंत्र है, तो कहेगा हाँ लोकतंत्र है। पूछोगे अगर आपकी लोकतंत्र क्या है, तो भले ही वो लोकतंत्र की आपको एक अच्छी परिभाषा ना बता पाए, लेकिन इतना जरूर कह देगा कि लोकतंत्र इसमें चुनाव होता है, हम अपना सरकार चुनते हैं, इतना तो बता देगा। और वो एक दो राजनीतिक दलों के नाम भी बता देगा। यानी वो राजनीतिक दल से हम सब परिचित हैं, वो आसपास हमारे बीच कार्य करते हैं, हम उसको जानते हैं। अब भारत में फ्रेंड्स जान लीजिए कि आपका लगभग हजारों की संख्या में राजनीतिक दल हैं। अब प्रश्न हमारा यहीं से शुरू होता है और यहीं से आप समझते हुए चलिए कि इतने राजनीतिक दल आखिर हमारे बीच में क्यों हैं। समाज में एक ही दो राजनीतिक दल क्यों नहीं है। मैंने कहा कि हजारों की संख्या में आप अगर जोड़ोगे, थोड़ा सा भी आप जागरूक हैं तो आप ही कम से कम 10-15 राजनीतिक दलों के नाम बता देंगे कि भारत में जो कार्य कर रहे हैं। इसी तरह विश्व में भी हर देश में राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। तो इतने राजनीतिक दल क्यों होते हैं समाज में, पहला प्रश्न यहीं से उठता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर भी आपको मैं एक प्रश्न के माध्यम से दूंगा। आप क्लास में पढ़े होंगे, आपकी क्लास में 100 लड़के रहे होंगे, तो क्या 100 के 100 लड़के जो आपकी क्लास में थे ये सब के सब आपके घनिष्ठ मित्र थे? उत्तर होगा नहीं थे। इसमें से आप कहेंगे जब कोई भी व्यक्ति अपने क्लास में अगर पढ़ा है तो वो जो है उसके 10-15 मित्र ऐसे होंगे जो उसके बड़े करीबी होंगे, बड़े घनिष्ठ। जानता वो सबको हो सकता है, इसमें 100 में से लगभग 70 लोग जानता होगा कि हमारे साथ क्लासमेट हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, लेकिन वो घनिष्ठता जो है वो 10 ही लोगों में होगी। आप समाज का उदाहरण ले लीजिए। आप किसी गाँव में रहते हैं, गाँव के सभी लोगों को जानते हैं, लेकिन क्या गाँव के सभी परिवारों के साथ आपके घनिष्ठ संबंध हैं? क्या सबके साथ अंतरंग संबंध है, मतलब घनिष्ठता है उतनी? तो उत्तर होगा नहीं। परिवार कुछ गांव में ऐसे होंगे जिनके साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध होंगे, जिसकी उसकी आपकी बहुत घनिष्ठता होगी। ऐसे 8-10-6 परिवार होंगे, 8-10 घर होंगे, या 10-20 लोग ऐसे होंगे जिसके साथ आपके घनिष्ठ संबंध होंगे। तो पूरे गांव के साथ आपके संबंध क्यों नहीं हुए, या एक क्लास में सभी आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं होंगे? तो इसका उत्तर ये होगा कि क्लास में आपके 10 ही लोग क्यों इसलिए घनिष्ठ हुए, क्योंकि 10 ही लोगों से आपके विचार मिलते हैं। ये वो लोग हैं जिनके विचार आपके विचारों से तालमेल, जब व्यक्ति के विचार एक दूसरे से मिलते हैं तभी वो घनिष्ठता होती है, तभी उसके बीच मित्रता होती है। आप क्लास में देखेंगे जो पढ़ने वाला लड़का है उसका संबंध पढ़ने वालों से होगा, जो खिलाड़ी है उसका संबंध खेलने वाले से होगा, गायक है तो उसका संबंध गायकी वाले से होगा। ऐसे लोग उसके करीबी होंगे। समाज में भी उसी तरह से है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं उसी के साथ हमारी मित्रता होती है। यानी कि इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका कहा जाए कि विचार आपके उससे मेल खाते थे इसलिए वो आपके मित्र हुए, और जिनसे मेल नहीं खाते थे उनसे आपकी मित्रता उतनी घनिष्ठता नहीं हो पाई। यानी विचारों की विभिन्नता ये समाज में पाई जाती है। और जब समाज की विभिन्न विचार होते हैं, यही विचारों की जो विभिन्नता है समाज की, यही राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर राजनीतिक दलों को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों का अस्तित्व है यदि समाज में,
तो इसका मतलब यह है कि उस दल को सपोर्ट करने वाले समाज में हैं, तभी तो वह दल अस्तित्व में है। अगर कोई दल पिछड़ों का दल है, पिछड़ों के हितों की बात करता है, तो वो इसका मतलब कि उस दल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तभी तो अस्तित्व में है। आज बीजेपी अस्तित्व में है, अगर वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है तो इसका मतलब है कि उसको लोग लाइक करने वाले हैं, तभी तो अस्तित्व में है। समाजवादी पार्टी अस्तित्व में है, बहुजन समाजवादी पार्टी अस्तित्व में। ये सब आज पार्टियां जो है अस्तित्व में हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि इनको समाज के सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो बीजेपी को लाइक करते हैं, बहुत से लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं, बहुत से लोग बसपा को लाइक करते हैं, कोई अपना दल को लाइक करता है। तो सब लोग किसी न किसी को लाइक करते हैं, और लाइक किस आधार पर करते हैं? विचारधारा के आधार पर। हर पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, हर पार्टियों के अपने सिद्धांत होते हैं, नीतियां होती हैं। हमको जिसकी नीतियां पसंद आती है, जिस विचार के हम हैं, उसी विचार की नीतियों वाले राजनीतिक दलों के साथ हम जुड़ जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर 1000 तरह के विचार हैं, राजनीतिक दल हैं, तो इसका मतलब वहाँ 1000 तरह के लोग जो है मानने वाले हैं। राजनीतिक दल जो है वो समाज का विभाजन नहीं करते हैं, बल्कि समाज, विभाजित समाज जो है वो राजनीतिक दलों का निर्माण कर देता है। समाज में दलित हैं तो उनके हितों के लिए एक पार्टी बन जाएगी, यानी समाज में पहले से विभाजन है दलित का, तभी तो उनके हितों के लिए दल जो है एक राजनीतिक पार्टी आई जो दलितों की हित ऐसी है, और दलित उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो टिकी हुई है। बिना उसकी सपोर्ट के, बिना जनता की सहमत के कोई भी राजनीतिक दल टिक ही नहीं सकता। अगर बीजेपी को सपोर्ट करिए, कोई लाइक ही ना करे, कोई उसको वोट ही ना दे, तो बीजेपी रह पाएगी अस्तित्व में? नहीं रह पाएगी। यानी सब हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इसका मतलब इतने तरह के लोग हैं, समाज में इतनी विभिन्नता है, तभी तो राजनीतिक दल हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? समाज की विभिन्नता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यही से आपका उत्तर निकलता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, जो यह चाहते हैं कि शासन संचालन उनकी ही इच्छा अनुसार हो। और जब इस प्रकार की इच्छा रखने वाले व्यक्ति मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं, तो उसी समूह या संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं। तो आप समझ गए कि सामाजिक विभिन्नता ही राजनीतिक दलों को जन्म देती है। अब हम जानते हैं कि वास्तव में राजनीतिक दल का हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, राजनीतिक दल वास्तव में होते क्या है। देखिए, राजनीतिक दल को सही अर्थों में अभी आप और समझोगे जब उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं को समझोगे। ठीक है, तो देखते हैं राजनीतिक दलों की कुछ परिभाषाएं। राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा जो है वो एडमंड बर्क ने दी। तो सबसे पहले हम एडमंड बर्क की परिभाषा से जानते हैं। एडमंड बर्क ने लिखा है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होते हैं। राजनीतिक दल क्या है? व्यक्तियों का एक समूह होता है। पहले आप समझिए, मैंने कहा संगठन है, संगठन कोई भी हो, संगठन क्या होगा? संगठन जो है व्यक्तियों का एक समूह होगा। व्यक्ति से मिलकर संगठन होते हैं, जानवरों और ईंट पत्थरों से संगठन का निर्माण नहीं होता है। तो राजनीतिक दल भी क्या है? एक संगठन है। संगठन मतलब एक व्यक्तियों का एक समूह होगा। और ये कैसे व्यक्तियों का समूह है? जो किसी सिद्धांत पर एकमत होते हैं। यानी कि कोई राजनीतिक दल जो है वो एक उसकी निश्चित सिद्धांत होते हैं, उसकी कुछ अपनी नीतियां होती हैं, और उन्हीं नीतियों पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब एकमत होते हैं। एकमत का मतलब ये है कि जितने लोग उस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं वो सब उस सिद्धांत को लाइक करते हैं, तभी तो जुड़े हैं। हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं, यानी उसके सिद्धांतों को हम पसंद करते हैं, उसकी नीतियों को हम लाइक करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका नीतियों को हम पसंद करते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होते हैं और अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है जनसेवा करना। सभी कहते हैं कि हम जनसेवा के लिए आए हैं, तो ठीक है, तो वो सब अपने प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। वो एडमंड बर्क की परिभाषा है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राजनीतिक दल उन संगठित समूहों को कहते हैं, परिभाषा वही है, थोड़ा बहुत बदल रहेगा, जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। अब देखिए, राजनीतिक दलों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, या देखिए नई चीज़ आप समझते रहिए। हर परिभाषा में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ परिभाषा में नहीं मिल जाएगी। यहाँ कहा गया कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? कि आप की स्वेच्छा है कि आप उसके सदस्य बने और चाहे न बने, अनिवार्य नहीं है। आप चाहे बीजेपी के सदस्य बने न बने, आप चाहे समाजवादी पार्टी के सदस्य बने चाहे न बने। आज आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, कल आपकी इच्छा नहीं है, छोड़ करके दूसरी पार्टी का सदस्य ले लिए।
तो इस तरह से राजनीतिक दलों की सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है। और जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, यानी राजनीतिक दल जो है क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, राजनीतिक शक्ति यानी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इसी को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा देते हैं। तो ये लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है, आप इसको देखिएगा। मैकाइवर ने उसी चीज़ को लिखा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया जाता है। यानी हर राजनीतिक दल की अपनी नीति या सिद्धांत होती है। उसी बात को लिखा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है, और उस नीति को यह संवैधानिक साधनों से प्राप्त करने का प्रयास करती है। संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय या निश्चय के रूप में परिणित करने का प्रयास करती है। राजनीतिक दल जो है, जो अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, वो किसके माध्यम से करेंगे, संवैधानिक साधनों के माध्यम से। संवैधानिक साधन का मतलब कि जो संविधान में लिखा गया है सत्ता प्राप्त करने का तरीका, उसी तरीके से वो सत्ता प्राप्त करेंगे। संविधान में लिखा गया है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद जीतिए, आपकी बहुमत आएगी, आपकी सरकार बनेगी, आप अपनी नीतियों का क्रियान्वयन कीजिए। तो इसी तरीके से वो जाएंगे, संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही सत्ता प्राप्त करेंगे। असंवैधानिक साधन मतलब हिंसा का प्रयोग करके, तख्ता पलट करके वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी संवैधानिक साधनों के माध्यम से सरकार के निर्णय या निश्चय के रूप में परिणित करने का प्रयास करते हैं। तो ये परिभाषा है एडमंड बर्क, ब्राइस, मैकाइवर, बहुत से विद्वानों ने दिया है। 3 परिभाषा लिख दिए हैं। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं, राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है राजनीतिक दलों की विशेषताएं। राजनीतिक दलों की विशेषताओं को यदि आपने समझ लिया है तो राजनीतिक दल को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि संगठन। यानी राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल जो है वो व्यक्तियों का एक संगठन है, और ऐसा संगठन है जिसकी सदस्यता जो है वो ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब है कि हम जब तक चाहें इसका सदस्य बने, या चाहें तो ना बने, या हैं तो जब तक चाहें तब तक रहें, जब चाहें इसको छोड़ दें। आज हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, हो सकता है हम कल बीजेपी के सदस्य रहे हों, हमने बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ग्रहण किया हो। तो ये ऐच्छिक होता है। हमारी इच्छा हम समाजवादी के बने, हमारी इच्छा बहुजन का बने, हमारी इच्छा कांग्रेस का बने, हम जिसका सदस्य बनना चाहें बन सकते हैं, जब तक रहना चाहें रह सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यह संगठन राजनीतिक दल कैसा है, व्यक्तियों का है, और इसकी सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। ठीक है। दूसरा है कि ये एक निश्चित सिद्धांत, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका एक सिद्धांत होता है, उनकी नीतियाँ होती है। वो चाहते हैं कि अगर हमको सत्ता मिलेगी तो हम किस तरह से सरकार को चलाएंगे, किस तरह से हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे। हर व्यक्ति का, आप देखते हो जब चुनाव आता है तो ये अपने कार्यक्रम को घोषणा करते हैं। हर राजनीतिक दल अपने एक निश्चित सिद्धांतों को बताते हैं कि अगर हमको सत्ता मिलेगी तो हम इस तरह शासन करेंगे। तो हर राजनीतिक दल का क्या होता है, एक निश्चित सिद्धांत होता है, उनकी एक निश्चित नीति होती है, और इसी सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही लोग उनसे जुड़ते भी हैं। क्योंकि अगर सिद्धांत ना हो तो लोग जुड़े भी नहीं, तब तो सब एक ही हो जाएंगे, किसी का कोई पता नहीं चलेगा कौन सिद्धांत है, कौन क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद। तो इसलिए हर राजनीतिक दल का एक निश्चित सिद्धांत होता है। और तीसरा है कि दल से संबंधित लोगों के विचारों में आधारभूत साम्यता, यानी कि जो लोग दल से संबंधित हैं। आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि राजनीतिक दल के जो है घटक 3 होते हैं। एक यहाँ आपको मैं बता दूँ उसको, दल के घटक। अगर राजनीतिक दल के देखा जाए तो ये 3 घटक होते हैं। एक होता है नेता, दूसरा होता है इसके सक्रिय सदस्य, और तीसरे होते हैं अनुयायी। ठीक है। हर राजनीतिक दल का एक नेता होता है। आप किसी भी देख लो, नेता कहने का मतलब केवल राजनीतिक दल में एक ही व्यक्ति नेता नहीं होगा, बहुत से नेता होंगे, उनका पद स्तर अलग अलग होंगे। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता होगा, कोई राज्य स्तर का नेता होगा, कोई स्थानीय नेता होगा, कोई बूथ स्तर का नेता होगा। जैसे बीजेपी की बात करें तो आप समझिए नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वोच्च लीडर हैं इस समय। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो श्री अखिलेश यादव हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब इसके नेता हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में नेता हैं, और भी नेता हैं। तो यानी लेकिन एक नेता होता है कि चेहरा होती है जिसको कि लोग देखते हैं, सबसे ऊपर जो होता है, उसके नीचे बहुत से नेता होते हैं। इसके अलावा दल में और क्या होते हैं, सक्रिय सदस्य। दल में बहुत से लोग जुड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब ये सरकार की नीतियों का, जैसे राजनीतिक दल के कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है उसका, तो उस कार्यक्रम को जनता तक पहुँचाते हैं जाकर के।
अब मान लीजिए शासन में इसमें नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है, उन्होंने कोई नीति घोषणा की, कोई कार्यक्रम घोषणा की, किसी योजना को चलाया। अब उस योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? जो सक्रिय सदस्य होते हैं। ये गांव में जाते हैं, टोलों में जाते हैं, उनको लोगों को बताते हैं, बस्तियों में जाके बताते हैं कि सरकार ये योजनाएं चला रही हैं, उनको योजनाएं दिलाने का भी प्रयास करते हैं। तो एक तरह से ये सक्रिय सदस्य होते हैं जो पार्टी के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। पार्टी ने जो काम कर दिया तुरंत करने के लिए तैयार है। दूसरे होते हैं, तीसरा स्तर पे होते हैं अनुयायी। ये वो सदस्य होते हैं जो सक्रिय नहीं होते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको लाइक करते हैं, उनको वोट देते हैं। सक्रिय सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अनुयायियों की संख्या बहुत होती है। ये पार्टी की नीतियों से प्रभावित होते हैं और उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उसका खुलकर प्रचार प्रचार नहीं करते हैं। उनकी नीतियों घर घर जाकर के नहीं करते, ये अपना काम धाम करते रहते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो जिस पार्टी को लाइक करते हैं उसको जाकर के वोट दे देते हैं। तो हर राजनीतिक के पार्टी में 3 घटक होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक नेता होता है, एक सक्रिय सदस्य होता है, तीसरा अनुयायी होता है। तो ये जितने लोग होते हैं, इनमें एक चीज़ होती है, इनमें विचारों में आधारभूत साम्यता पाई जाती है। यानी ये दल से जुड़े हुए हैं किसी दल से, तो इसका मतलब है कि उसकी नीतियों से ये प्रभावित है सभी लोग, चाहे अनुयायी हो, चाहे सक्रिय सदस्य हो, चाहे नेता हो। दल की जो नीति बना दी गई है, जो उसके नियम निर्धारित कर दिए गए हैं, उसी नियम से हम जब प्रभावित होते हैं तभी हम उसके, चाहे अनुयायी हों तभी अनुयायी बनते हैं, तभी उसके सक्रिय सदस्य बनते हैं, तभी उसके हम नेता बनते हैं उस दल के। हम सपा को लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको नीतियों को पसंद करते हैं। हम बसपा को लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी नीतियों को पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो जिसकी नीति को पसंद करता है उसी के साथ जुड़ जाता है। तो दल से संबंधित लोगों के विचारों में जो है आधारभूत साम्यता होती है, उनमें समानता होती है। सब एक दूसरे उस विचार के, उस दल के विचारों को वो लाइक करते हैं, तभी उससे जुड़ते हैं। चौथा है सत्ता प्राप्ति का प्रयास। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति चुनाव इसलिए नहीं लड़ता है कि वो हार जाए। हर राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारे अधिक से अधिक लोग जीत जाएं, हमको बहुमत मिले, हम सरकार बनाएं और अपनी नीतियों को, जिस नीति के हम लागू करना चाहते हैं देश में, जिस हिसाब से हम देश को चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम देश को चलाएं और देश को आगे ले जाएं। तो सत्ता प्राप्त करना ये हर राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता है। इसके लिए वो सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अगला, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास। सत्ता प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसी में इनका विश्वास होता है। ये असंवैधानिक कृत्य नहीं करना चाहते हैं या हिंसा के द्वारा सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। सत्ता प्राप्त करने का संवैधानिक साधन क्या है? मैंने अभी बताया आपको कि जिस संविधान में जो चीज़ें लिख दी गई कि सत्ता कैसे प्राप्त होगा। जैसे मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सत्ता कैसे प्राप्त होगी? यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव होगा, आप चुनाव लड़िए। सभी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना उम्मीदवार उतारते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग जीत के जाएंगे उसको बहुमत मिलेगा और बहुमत वाली पार्टी सत्ता प्राप्त करेगी, सरकार बनाएगी। तो हमारे यहाँ चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करने को संवैधानिक तरीका है। तो इसी के द्वारा सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ते हैं, यानी हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हिंसात्मक ढंग से यदि आप सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, असंवैधानिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो गलत है। तो सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं और इसी के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला है राष्ट्रीय हितों का महत्व। जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी जो है देश के हितों को महत्व देते हैं। कोई देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय जो है राजनीतिक दल जो है अस्तित्व में नहीं रह सकता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है कि वो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। उनकी नीतियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन सबका उद्देश्य है देश का विकास करना। तो हर राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय हितों को महत्व देते हैं। राजनीतिक दल जो है वो जन कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। जितने भी राजनीतिक दल आते हैं वो राजनीतिक दल का गठन यही होता है। जब भी नेता आपके पास आता है तो क्या कहता है कि मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। वो जन कल्याण को करें या ना करें वो तो बात की बात है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है, जो उसका विशेषताएं होती हैं कि वो जन कल्याण की भावना से कार्य करते हैं। अच्छा, जन कल्याण की भावना करना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे तो जनता इनको वोट नहीं देगी और वोट के लिए ही सारी लड़ाई है, क्योंकि वोट नहीं मिलेगी सत्ता नहीं मिलेगी और सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। तो जन कल्याण की भावना से ये कार्य करते हैं। 8वां, समाज की मौलिक राजनीतिक विभाजन के प्रतिबिंब। राजनीतिक दल जो है वो समाज के विभाजन को दर्शाते हैं।
मैंने कहा कि समाज में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका अस्तित्व इसीलिए है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अगर विभिन्न प्रकार के लोग ना हों, समाज में एक ही तरह के लोग हों, एक ही विचार के लोग हों, तो समाज में विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। जब सबके विचार एक मिल रहे हैं तो एक ही राजनीतिक दल बन जाएगा, उसी में सबका विचार रहेगा, सब उसी को लाइक करेंगे, तो दूसरे दल का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी राजनीतिक दलों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि समाज में राजनीतिक विभाजन है, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। आज इतने राजनीतिक दल भारत में सक्रिय हैं, इसका मतलब लोग उनको लाइक करते हैं, वो वोट पाते हैं, उनके सदस्य जीत के जाते हैं, तभी तो वो अस्तित्व में हैं। किसी को वोट ही ना मिले, 3 चुनाव लड़ने के बाद थक हार जाएगा, बंद कर देगा, राजनीतिक पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो राजनीतिक दलों को लोग लाइक करते हैं, इसलिए तो वो अस्तित्व में हैं। और राजनीतिक दल अगर बहुत मात्रा में हैं तो इसका मतलब कि वहाँ का समाज जो है वो राजनीतिक विभाजित है, कई चीज़ों में विभाजित है, वहाँ ज़्यादा विभिन्नता है। तो जितने राजनीतिक दल उतना विभाजन। ठीक है, तो ये राजनीतिक दलों की विशेषता है। ठीक, अब हम देखते हैं दलीय प्रणाली के कौन कौन से रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, दलीय प्रणाली के 3 रूप हमको दिखाई देते हैं। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। यानी कि एक दलीय प्रणाली क्या होती है? जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व हो, उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली वाले देश। यानी वहाँ पर एक दलीय प्रणाली के शासन है, एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व है, वहाँ पर कोई विपक्ष होगा ही नहीं। अब विपक्ष यदि उठने का प्रयास भी करेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। एक ही राजनीतिक दल होगा, वही हमेशा सत्ता में रहेगी, विपक्ष वहाँ कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा देश जहाँ पर केवल एक ही राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व होता है, उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली वाले देश। एग्जाम्पल के रूप में आप रूस को ले सकते हो, चाइना को ले सकते हो, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, तंजानिया, क्यूबा, ये सब जो हैं क्या है? एक दलीय प्रणाली वाले देश हैं। आप चाइना आपका सबसे पड़ोसी देश है, आप चाइना को देखिए, वहाँ पर केवल साम्यवादी दल की सरकार है, अन्य कोई दल नहीं है, वहाँ अन्य कोई विपक्ष नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। वहाँ पर कोई विपक्ष में अगर कोई राजनीतिक दल बनाने का प्रयास करता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसके विरोध को कुचल दिया जाता है। तो जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होती है, उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली वाले देश। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। नाम को ही आप देखिए, द्विदलीय का मतलब 2 दल। ऐसा देश जहाँ पर कि केवल 2 ही राजनीतिक दल प्रमुख हों और उनके बीच ही सत्ता का बंटवारा हो। यानी कि जो चुनाव हो तो 2 ही राजनीतिक पार्टी वहाँ प्रमुख है। मान लो इसको सत्ता ए को मिली तो बी विपक्ष में बैठ जाएगा, अगली बार हो सकता है कि सत्ता बी को मिल जाए तो ए विपक्ष में बैठ जाएगा। तो यानी सत्ता की अदली बदली जो है इन 2 दलों में ही हो रही है, तो उस देश को हम कहेंगे द्विदलीय प्रणाली वाले देश। तो प्रश्न यहाँ उठता है, क्या द्विदलीय प्रणाली में केवल 2 ही देश का अस्तित्व होता है? 2 ही दलों का अस्तित्व होता है, तीसरा दल चौथा दल वहाँ नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं है, वहाँ तीसरा दल भी हो सकता है, चौथा दल भी हो सकता है, लेकिन इन तीसरे और चौथे दल का जो अस्तित्व है वो इतना क्षीण रहेगा, वो राजनीतिक क्षेत्र में जो है कुछ भी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं होंगे। यानी उनके कोई भी कैंडिडेट जीत करके इस स्थिति में पहुंचेंगे ही नहीं, वो चुनाव में इतना जीत ही नहीं पाएंगे कि वो सत्ता को बदल दें। सत्ता हमेशा जो है ऐसे देशों में केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियों के बीच रहेगी, चाहे ए के पास रहे चाहे बी के पास रहे। तीसरा चौथा मैंने कहा कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो सत्ता को बदल दे, इन दोनों से छीन करके सी बन जाए, सी राजनीतिक दल का सत्ता हो जाए, या डी का बन जाए, या सी डी दोनों मिलकर बना लें, ऐसा होगा ही नहीं। तो जहाँ पर सत्ता केवल 2 ही राजनीतिक दलों के बीच में रहती है, उसे हम कहते हैं द्विदलीय प्रणाली वाले देश। यानी वहाँ 2 दल जो है प्रमुख रूप से होंगे, उन्हीं के बीच सत्ता का बंटवारा होगा, एक दल शासन करेगा, दूसरा दल विपक्ष में होगा। अगर वहाँ तीसरा चौथा तो जानता होते नहीं हैं, अगर होगा तो उसका अस्तित्व न के बराबर होगा। ठीक है, और द्विदलीय प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है इंग्लैंड और अमेरिका। अमेरिका में आप देखेंगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। डेमोक्रेटिक आप सरकार बनेगी, फिर कभी इसके बाद अगली बार जो है रिपब्लिकन बन जाएगी। रिपब्लिकन डेमोक्रेट इन्हीं के बीच में जो सत्ता बट रही है अमेरिका में, वहाँ अन्य किसी की मत सत्ता जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली के वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं ये लोग। इंग्लैंड में सबसे पहले द्विदलीय प्रणाली शुरू हुई थी। ठीक है, इसका प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था।
तो द्विदलीय प्रणाली का जो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है वो इंग्लैंड और अमेरिका। बहुदलीय प्रणाली हम उसको कहते हैं कि ऐसा देश जहाँ पर कि 2 से अधिक पार्टियों का अस्तित्व हो, राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व हो, और 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां इस स्थिति में हों कि वो सरकार को प्रभावित कर दे, सरकार बना सकती हैं, तो वहाँ पर होता है बहुदलीय प्रणाली। यहाँ पर केवल 2 ही राजनीतिक पार्टियों का विशेष अस्तित्व होगा, दोनों ही मतलब एक ही सत्ता पाएगी और एक विपक्ष में जाएगी। यहाँ गठबंधन जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में होती हैं, उनका प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे देशों में जहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, वहाँ पर आप देखते हो कि अक्सर जो है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। कई राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर के सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बनती है बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में। तो क्योंकि वहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं जो सरकार को सत्ता प्राप्त करने का जो दम रखती हैं। तो जब कई राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्त करने का दम रखेंगी तो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, और परिणाम ये होगा कि सत्ता जो है सब में बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो कोई सरकार जो है बनाने की स्थिति में रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से बहुदलीय प्रणाली ऐसे देश को कहते हैं जहां बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व होता है। अब भारत की बात करें, भारत जो है बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। अब भारत में क्या है, भारत में आप देखते हैं तो आप कहेंगे सर भारत में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सत्ता रहती है। तो आप मेरे भाई इतना समझ लीजिएगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता नहीं रहती है, 2 गठबंधनों के बीच सत्ता रहती है। बीजेपी जो है केवल अकेले सत्ता में नहीं है, इस समय उसका एक गठबंधन सत्ता में है जिसे कहते हैं कि राजग। बीजेपी जो है जिस गठबंधन का नेतृत्व करती है उसे हम कहते हैं राजग, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और कांग्रेस जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है उसे कहते हैं संप्रग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये सब जो है राजग क्या है, ये राजग जो है कई राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन है। संप्रग क्या है, ये कई राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन है। हाँ, इसमें कांग्रेस, संप्रग में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राजग में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसीलिए इनका नाम आ जाता है कि बीजेपी की सरकार है क्या। जबकि सरकार बीजेपी की केवल नहीं है, वहाँ राजग की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। तो ये बहुदलीय प्रणाली में ही होता है जहाँ की गठबंधन सरकारें बनती हैं। ठीक है, तो बहुदलीय प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें कि बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है और वे सब इस स्थिति में होते हैं कि सत्ता प्राप्त कर सकें, और वहाँ अक्सर जो है गठबंधन की सरकारें बनती हैं। तो उसे हम कहते हैं बहुदलीय प्रणाली वाला देश। भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, इटली जो है इसके उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स दलीय प्रणाली के 3 रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य को। तो फ्रेंड्स देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य, चाहे कहिए राजनीतिक दलों के कार्य, चाहे कहिए प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य, या कहिए प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, बात एक ही होती है, क्योंकि किसी का महत्व उसके कार्यों से ही लगाया जाता है। कोई कह दे कि आपके परिवार में आपके पापा का क्या महत्व है, तो आप क्या बताओगे? आप यही नहीं बताओगे पापा हमारे लिए ये करते हैं, पापा हमारे लिए वो करते हैं, पापा के तभी तो उनकी इंपॉर्टेंस है। तो किसी के महत्व को हम उसके कार्यों से ही परिभाषित करते हैं। तो अगर आप किसी को कार्य को जान रहे हो तो प्रजातंत्र में उसका क्या महत्व है, उसके कार्यों को ही लिख दोगे, वही प्रजातंत्र में उसका महत्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक दल बहुत से कार्य करते हैं, जितना लिखा गया बोर्ड में, इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं कि कुछ आप जानते होंगे जो बोर्ड पर ना लिखा गया हो, तो वो भी करते होंगे। अगर आप देखते हैं कि राजनीतिक दल ये भी करते हैं तो वो भी करते होंगे। ठीक है, तो लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया गया है। आप देखिए, पहला है कि दलीय संगठन को सुदृढ़ करना। प्रत्येक राजनीतिक दल जो है अपने जो संगठन है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, क्योंकि जब संगठन मजबूत रहेगा तभी वो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे और सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। तो हर राजनीतिक दल का पहला कार्य क्या होता है, वो देखिए यहाँ जो दल के कार्य लिखा गया है वो दल कुछ आंतरिक कार्य भी करते हैं और बाह्य कार्य भी करते हैं। तो आंतरिक कार्य का मतलब है कि वो अपने संगठन के लिए क्या कार्य करते हैं और वो सरकार और समाज के लिए क्या कार्य करते हैं, दोनों इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो राजनीतिक दल का पहला कार्य है दलीय संगठन को सुदृढ़ करना, यानी अपने दल को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो सदस्य संख्या में वृद्धि करना। आप देखते हैं कि हमेशा जो है राजनीतिक दल जो है सदस्यता अभियान चलाते हैं कि नए नए सदस्यों को अपने संगठन के साथ जोड़ा जाए, जिससे हमारे सदस्यों की संख्या वृद्धि हो, हमारे साथ नए नए लोग जुड़ें, और जब भी चुनाव का समय आए तो ये लोग हमको वोट दें और हमको सत्ता प्राप्त करने में सहायता दें। तो प्रत्येक राजनीतिक दल जो है सदस्य संख्या की वृद्धि करने का प्रयास करता है और सदस्यों के बीच में एकता स्थापित करना। हम एक छोटा सा परिवार चलाते हैं तो परिवार में अनबन होती रहती है, तो अनबन को
शांत करने का, जिसके बीच में पारिवारिक सदस्यों के बीच में विवाद हो रहा है उसको समाधान करने का, शांति स्थापित करने का, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है वो परिवार का मुखिया करता है। उसी तरह से राजनीतिक दलों में भी जब सदस्यों के बीच कोई विवाद होता है, कोई अनबन हो जाती है, तो उस सदस्यों के बीच में उस विवाद को शांत करके उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है और सदस्यों के बीच में एकता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे संगठन मजबूत हो सके। तो सदस्यों के बीच में एकता स्थापित करना भी राजनीतिक दलों का कार्य होता है। नीतियों का निर्धारण करना, हर राजनीतिक दल की अपनी एक नीति होती है। मैंने कहा एक कार्यक्रम होता है जिसके आधार पर वो जनता से वादा करते हैं कि अगर मुझे सत्ता मिली तो मैं इस आधार से देश का शासन व्यवस्था चलाऊंगा, मैं ये कार्य करूंगा। तो वो नीतियों का निर्धारण करना हर राजनीतिक दल का कार्य होता है। वो अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता जिस नीति को पसंद करती है उसी को सत्ता सौंप देती है और वो अपनी नीति के अनुसार देश का शासन चलाता है। उम्मीदवारों का चुनाव करना, राजनीतिक दल जो है चुनाव के समय उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। यानी देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी बीता है, तो उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र से आपने देखा होगा कि हर पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं। जौनपुर से कौन खड़ा होगा, इटावा से कौन खड़ा होगा, आगरा से कौन खड़ा होगा, बीजेपी का कैंडिडेट, इलाहाबाद से कौन खड़ा होगा, इसको डिसाइड करने का कार्य जो राजनीतिक दल करते हैं कि हमारा कौन सा कैंडिडेट को हम उतारेंगे किस चुनाव विधानसभा क्षेत्र से। उसी तरह से हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव करती है कि कौन सा उम्मीदवार किस जगह से चुनाव लड़ेगा। तो उम्मीदवारों का चुनाव करना जो है वो राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा लोकमत का निर्माण करना, लोकमत कहो चाहे जनमत कहो, जनमत का निर्माण भी राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य होता है। जनमत क्या होता है, ये जनमत जो है अलग टॉपिक ही है, तो जब हम जनमत पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जनमत का साधारण सा मतलब होता है जनता का मत। अब जनमत का निर्माण कैसे करते हैं, ये मैंने कहा जनमत के निर्माण करना है। जनमत का निर्माण कैसे करते हैं, जनता का राय कैसे बनाते हैं। देखिए, हम आप जो भी राय बनाते हैं किसी के विषय में, वो सूचना के आधार पर बनाते हैं, क्योंकि हम सबके विषय में जानते नहीं हैं। हमको सूचनाएं दी जाती हैं तो हम राय बना लेते हैं कि फला व्यक्ति, फला संगठन, फला देश ऐसा है। आसाराम बापू नाम सुना होगा आपने। उनके विषय में हमारे मन में एक धारणा है, अगर नाम आता है तो हमारे जेहन में कुछ घूमने लगता है, हम उनके विषय में कुछ सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा रहा है। तो ये राय कैसे बना हमारा? क्या हम आप आसाराम बापू को जानते हैं? क्या हमने उनसे मिला है? क्या हमने उनके कृत्यों को देखा है कि वो सही है कि गलत है? लेकिन नहीं, हमको बताया गया टेलीविज़न के माध्यम से, हमको दिखाया गया, हमने समाचार पत्रिकाओं में पढ़ा, तो हमने उनके विषय में एक धारणा बना ली। अधिकांश लोगों ने धारणा बना ली, इसे कहते हैं जनमत तैयार हो गया। तो जनमत कैसे तैयार हुआ? सूचना के माध्यम से। जब किसी चीज़ की सूचना आपको मिलती है तभी आप उसके विषय में जनमत बनाते हैं। कोई कांड हुआ, उसकी सूचना आप तक पहुंची, तब आप उस पर अपना राय देने लगते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ। कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। जब ज़्यादा लोग कहेंगे सही है, इसका मतलब जनमत जो है सही के पक्ष में है। जब बहुत से लोग कहेंगे गलत है, तो जनमत गलत के पक्ष में है। तो जनमत का निर्माण कैसे होता है? सूचनाओं के आधार पर। जब तक हमको सूचनाएं मिलेगी नहीं तब तक हम अपना राय बनाएंगे नहीं। तो जनमत निर्माण के साधन वही होते हैं जो सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। जनमत निर्माण के साधनों में रेडियो, वो आपको सूचना देती है, टेलीविज़न, पत्रिकाएँ, किताबें, शिक्षण संस्थाएं, जो आपको सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं, किसी भी क्षेत्र की सूचना, उसी को कहते हैं जनमत निर्माण के साधन। तो राजनीतिक दल भी जनमत निर्माण के साधन है, क्योंकि ये भी सूचनाएं पहुंचाते हैं आपको, जनता के कार्यों को। देखिए, राजनीतिक दल दो तरह का कार्य करते हैं। अगर उनको सत्ता मिल गई तो वो सत्ता पक्ष का कार्य करेंगे, यानी सरकार चलाएंगे, इसे कहेंगे सत्ता पक्ष। एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। राजनीतिक दल सरकार में मुख्य रूप से दो ही कार्य करते हैं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में सत्ता किसको मिली है? बीजेपी को मिली है। तो बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष है, और इसको छोड़ करके जितनी पार्टियां हैं वो क्या हैं? विपक्ष में है, क्योंकि उनको सत्ता नहीं मिली है। अब विपक्ष में भी एक होता है प्रमुख विपक्ष, जो बीजेपी के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा सीट है वो कहेंगे उसको प्रमुख रूप से विपक्षी है। विपक्ष तो सभी आएंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या जितने अन्य राजनीतिक दल हैं, सब विपक्ष में हैं। लेकिन सपा जो है उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी रूप में वो उभर के सामने आई है, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं की हैं, समाजवादी पार्टी की।
तो आप समझ गए, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो सत्ता पक्ष क्या करता है, ये सरकार को चलाता है। अब विपक्ष क्या करता है, सरकार पर नियंत्रण रखता है। सत्ता पक्ष जो है अपने सरकार की बड़ाइयाँ बताएगा कि हमने देखिए ये किया, हमने ये किया, हमारी ये योजनाएं चल रही हैं, हमारी वो योजनाएं चल रही हैं, ये अपनी तारीफ करेगा, ये जनता को बताएगा। ये भी राजनीतिक दल है। अब विपक्ष का जो कार्य कर रहा है वो भी राजनीतिक दल है। विपक्ष क्या करेगा, वो सरकार की आलोचना करेगा, सरकार की अच्छाइयों को नहीं बताएगा, वो सरकार की बुराइयों को जनता के बीच में बताएगा कि सरकार की देखिए इस नीति के कारण ये हो गया, सरकार ने किसानों के साथ ये कर दिया, यहाँ पर ये अत्याचार हो गया, यहाँ पर ये डकैती हो गई। जितनी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ नहीं बताएगा, ये सिर्फ उसकी बुराइयों को जनता के सामने रखेगा। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को, यानी सत्ता पक्ष अपनी अच्छाइयों को रखेगा, विपक्ष अपनी बुराइयों को रखेगा, और जनता को वो एक सूचना कंप्लीट रूप से मिलेगी, और इसके बाद जनता जो है उस पर अपना जनमत तैयार करेगी, अपनी राय देगी। तो इसे कहते हैं जनमत निर्माण के साधन। तो जनमत निर्माण, लोकमत का निर्माण करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जनता तक सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को पहुँचाते हैं। ठीक है, जनता को राजनीतिक गतिविधियों से परिचित कराना। जनता को राजनीतिक गतिविधियों से कौन परिचित कराता है, राजनीतिक दल ही बुलाते हैं। इनके जो बूथ स्तर तक कैडर होते हैं, जो इनके लीडर होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, जिसको सक्रिय कार्यकर्ता मैंने कहा, वो जो है सरकार, अगर वो सत्ता पक्ष का है तो सरकार की अच्छाइयों को बताएगा, उसको जाकर के लोगों को राजनीतिक गतिविधियों से परिचित कराएगा, सरकार क्या क्या कर रही है राजनीति के क्षेत्र में, बीजेपी के द्वारा क्या किया जा रहा है। और अगर विपक्ष का कार्यकर्ता है तो वो उसकी बुराइयों को बताएगा। तो यानी एक तरह से जनता को राजनीतिक गतिविधियों से परिचित कराने का कार्य भी राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है, निर्वाचनों का संचालन, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव कौन लड़ता है, चुनाव जो है राजनीतिक दल ही लड़ते हैं। हम दल के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, व्यक्ति चुनाव लड़ता है भले, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। आप निर्दलीय भी लड़ सकते हो, लेकिन निर्दलियों की संख्या क्या कितनी होगी, 2, 4, 6 जीतेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जीतेंगे, और वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और ना ही सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनकी बात छोड़िए, जितने भी प्रमुख लोग से चुनाव लड़ते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर लड़ते हैं। कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई सपा से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई बसपा से लड़ रहा है, सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल से लड़ते हैं। तो निर्वाचनों का संचालन जो है, चुनाव का संचालन जो है, ये राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं, अपने कैंडिडेट उतारती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, सरकार का निर्माण, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इसमें से जो राजनीतिक पार्टी को जनता बहुमत देती है वही सरकार बनाती है और वो शासन चलाती है। ठीक है, तो सरकार का निर्माण भी कोई ना कोई राजनीतिक दल ही करता है। तो राजनीतिक दल जो है वो क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। जो सरकार का निर्माण कर लिया वो सत्ता पक्ष हो गया। इसमें बीजेपी ने सरकार का निर्माण किया, बीजेपी सत्ता पक्ष है। 2012 में सपा ने सरकार का निर्माण किया, सपा सत्ता पक्ष थी। 2007 में बसपा का शासन था तो बसपा सत्ता पक्ष थी। तो जिसका शासन वो जिसका सरकार वही सत्ता पक्ष। 10वां है सरकार का उचित पथ प्रदर्शन व नियंत्रण। राजनीतिक दल जो सत्ता प्राप्त की वो तो सरकार चलाएगी, लेकिन विपक्ष भी राजनीतिक दल है, ये क्या करेगी, ये सरकार का उचित पथ प्रदर्शन करेगी, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी। पथ प्रदर्शन का मतलब उसके गलत अगर कोई कार्य करेगा तो वो उसकी आलोचना करेगी और सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेगी कि आपका ये कार्य गलत है, आपका ये निर्णय गलत है, यह निर्णय जो है जनता के हित में नहीं है। तो समय समय पर जो विपक्ष का होना जो है बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। जितना सशक्त विपक्ष रहेगा उतना सशक्त लोकतंत्र रहेगा। तो एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष क्योंकि सरकार को समय समय पर उसको आईना दिखाने कार्य करते हैं, उसके गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और सरकार जो है उनकी बातों को ध्यान देती है। क्योंकि अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो विपक्षी जोर शोर से जनता को इस बात को बताएंगे और सरकार की छवि धूमिल होगी और सरकार नहीं चाहेगी कि मेरी छवि धूमिल हो और अगले चुनाव में मैं हार जाऊं, मुझे सत्ता ना मिले। तो इसलिए वो जो है उसको सुनती है और उसको अगर लगता है कि हाँ गलत निर्णय है, जनता इसके खिलाफ है, तो उसमें सुधार करने का भी प्रयास करती है। तो इस तरह से विपक्ष जो है, जो भी राजनीतिक दल ही है, वो सरकार का समय समय पर उचित पथ प्रदर्शन करती है और उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है। जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करना। ठीक है, देखिए जनता और सरकार के बीच पुल का कार्य करने का कार्य करती है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, वो जनता और सरकार के बीच पुल क्या करता है, पुल जो है नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ता है। अगर नहर पुल बना है तो नहर के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा।
उसी तरह से राजनीतिक दल भी जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। जनता की जो मांगें होती हैं, वो अगर हमारी कोई मांग है कि हमारे गांव में बिजली की समस्या है, तो हम चिल्लाते रहें, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। लेकिन कोई नेता आकर के हमारे साथ खड़ा हो गया तो उसकी बात सब सुनेंगे। तो राजनीतिक दल जो है जनता की मांगों को सरकार के समक्ष उठाती है और सरकार के निर्णयों की सूचना जनता तक पहुंचाती है। तो इस तरह से वो सरकार और जनता के बीच राजनीतिक दल जो हैं वो पुल का कार्य करते हैं। जिस तरह से पुल जो है नदी के दो किनारों को जोड़ती है, उसी तरह जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य जो है कौन करता है? राजनीतिक दल करते हैं। उसी तरह बारकर ने यहाँ लिखा है, राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा छोर राज्य को, यानी समाज और राज्य मतलब सरकार के बीच ये पुल का कार्य करते हैं। यह एक ऐसा पाइप है जिसमें सामाजिक विचारधारा बहती है और जो राज्य के यंत्र को तरल बना करके उसके पहियों को घुमाती है। तो ये बारकर की परिभाषा है जो राजनीतिक दलों का जो सरकार और जनता के बीच समन्वय का कार्य करती है, पुल का कार्य करती है, उसकी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है। एक स्टेटमेंट यहाँ देखिए ब्राइस का लिखा है, इन्होंने लोकमत के विषय में लिखा था कि राजनीतिक दल जो है लोकमत को प्रशिक्षित करने व उसके निर्माण की और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सामाजिक सांस्कृतिक एवं जन कल्याण के कार्य। राजनीतिक दल जो है वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, जन कल्याण के भी कार्य करते हैं, सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़े, इनकी जनता को लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है तो ये खड़े हैं, इसका फायदा ताकि उनको चुनाव में मिले। तो राजनीतिक दल जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक और जन कल्याण के कार्य भी करते हैं। सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, राजनीतिक दल जो है सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में मैंने कहा कि विभिन्न विचारधाराएं हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं। हर राजनीतिक दल किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे या कहा जाए बसपा तो ये दलितों का प्रतिनिधित्व करती है, सपा पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, बीजेपी वो कहा जाता है कि ये अगड़ों की पार्टी है, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो हर जो है जितने भी तरह के यहाँ पर वर्ग हैं समाज में, उतनी तरह के राजनीतिक दल का निर्माण हो जाता है और हर राजनीतिक दल अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से समाज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, सबका आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई होता है। तो इस तरह से ये राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य हैं जो आपको बताया गया। और इसी आधार पर हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या महत्व है, क्या भूमिका है। तो हम इसके कार्यों के आधार पर ही उसकी भूमिका को डिसाइड करते हैं। हम कहेंगे कि ये कार्य प्रजातंत्र में राजनीतिक दल करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल जो है प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे राजनीतिक दलों के कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक दलों के गुण और दोषों को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम राजनीतिक दलों के गुण को देखते हैं। राजनीतिक दल का जो पहला गुण है वो है प्रजातंत्र शासन के लिए अनिवार्य। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, बिना इनके लोकतंत्र का संचालन संभव ही नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र देखिए दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है जिसमें कि सारी जनता जो है शासन प्रक्रियाओं में खुल करके भाग लेती है, डायरेक्ट भाग लेती है। यानी सारी जनता एक जगह इकट्ठा होकर के नियम बनाए, कानून बनाए, नियम को तोड़ने वाले को दंड दे, नियम को देश के ऊपर लागू करे, तो उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। लेकिन वर्तमान समय में विश्व में इतने बड़े बड़े देश हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट जनता को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। भारत की बात करें, भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब लगभग 40 करोड़ के आसपास है। अब ऐसी इतनी जनसंख्या को एक जगह बैठा करके सबके सहमत से कानून का निर्माण संभव ही नहीं है। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को बैठाने कोई स्थान है तो नहीं है। तो बड़े देशों में अप्रत्यक्ष शासन को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष शासन में क्या होता है कि शासन पूरे देश को जो है कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र से चुनाव के द्वारा जनता अपनी प्रतिनिधि को चुन के भेजती है। तो हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुन के जाता है, तो वो प्रतिनिधि जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और मतलब कि अगर वो प्रतिनिधि बोलेगा संसद में जाकर के, तो इसका मतलब उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बोल रहा है। तो इस तरह से जनता जो है शासन प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। तो इसी को कहते हैं हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। अब प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होगा, और चुनाव जो है कैसे होगा, कौन चुनाव में भाग लेगा, तो राजनीतिक दल ही लेंगे।
तो बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र कैसे संभव होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये मतलब कि असंभव है कि बिना राजनीतिक दल के प्रजातंत्र का शासन संचालन हो। तो इसी बात को देखिए, यहाँ पर लिखा है, हूपर का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रजातंत्र रूपी यंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल जो है वो तेल का कार्य करते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, उसी तरह प्रजातंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमको होती है। उसी बात को देखो लिखा है कि केवल दलीय प्रणाली ऐसी वस्तु है जो प्रजातांत्रिक शासन को संभव बनाती है। यानी अगर राजनीतिक दल ना हो तो प्रजातंत्र संभव ही ना हो। और ब्राइस का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी विशाल स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सका है और कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उनके अभाव में प्रतिनिधित्वात्मक शासन किस प्रकार से चलाया जा सकता है। यानी जहाँ भी प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, यानी प्रतिनिधित्वात्मक शासन होगा, वहाँ पर चुनाव होगा और कोई ये नहीं कह सकता है कि बिना उनके चुनाव कैसे होगा। उसी बात को ब्राइस ने लिखा है कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी विशाल स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सका है और कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उनके अभाव में प्रतिनिधित्वात्मक शासन किस प्रकार से चलाया जा सकता है। तो ब्राइस का फेमस स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से देखिए बर्ग का एक लिखा स्टेटमेंट दिया गया है कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, लेकिन प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए यह अपरिहार्य है। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन के लिए जो है राजनीतिक दल या दल प्रणाली जो है वो अनिवार्य होती है। दूसरा है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल जो है वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में उनको बताते हैं, सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को उनको बताते हैं। तो इस तरह से वो जनता के अंदर जो है राजनीतिक चेतना भरने का कार्य करते हैं। तो यह राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण गुण है। जनमत निर्माण में सहायक, मैंने अभी बताया कि राजनीतिक दल जो है वो जनमत का निर्माण करते हैं, क्योंकि जनता तक वो सूचनाओं को पहुंचाते हैं। जब वो जनता तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं, सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को पहुंचाते हैं, तो इससे जनता जो है अपना मत बनाने में, एक स्वस्थ जनमत निर्माण करने में उसको सहायता मिलती है। तो जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल सहयोगी होते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा अगला है कि लोक मतानुसार सरकार में परिवर्तन। राजनीतिक दल जो है वो सरकार में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी देश में देखेंगे तो एक ही सत्ता के पास, एक ही दल के पास, अगर वहाँ कई दल है तो एक ही दल के पास राजनीतिक सत्ता नहीं रहती है, वो परिवर्तित होती रहती है। और वो स्वेच्छा से छोड़ते भी हैं। कैसे छोड़ते हैं? लोक मतानुसार। यानी अगर जनता ने जिस पार्टी को बहुमत दे दिया वो सरकार चलाएगी और दूसरी पार्टी अपनी हार को स्वीकार करते हुए विपक्ष में बैठ जाएगी। यानी अब वो 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। फिर चुनाव होगा, फिर जिसको सत्ता मिलेगी वो सत्ता पक्ष हो जाएगा। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है ये इनका गुण है, वो विरोध नहीं करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 5 साल के बाद यानी कि अभी जब चुनाव होगा, मान लो वो हार गए, सपा अखिलेश यादव आ गए, तो वो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं देंगे इनको सत्ता, हम ही रहेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो स्वेच्छा से सत्ता उनको छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ करके उनको सत्ता दे करके वो विपक्ष में बैठ जाएंगे। तो ये राजनीतिक दल जो है वो लोकमतानुसार सरकार में परिवर्तन करते हैं। ये इनका गुण है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। राजनीतिक दल जो है वो शासन की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर सरकार यानी जो सत्ता पक्ष है वो अगर कोई गलत कार्य करती है तो जो विपक्ष होता है उसके ऊपर नाक में नकेल कसने का कार्य करता है। वो उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को, उसके गलत कार्यों को जो है उजागर करता है, जनता के सामने रखता है। और जिससे जो है राजनीतिक दल जो है डरते हैं, वो कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचते हैं जो कि जनमत के खिलाफ हो, जिससे कि विपक्ष को मौका मिल जाए उनकी आलोचना करने का। तो इसलिए एक तरह से विपक्ष, मैंने कहा सशक्त विपक्ष अगर जिस देश में है वहाँ पर समझ लिए सशक्त लोकतंत्र है। तो सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि सशक्त विपक्ष जो है यानी राजनीतिक दल जो हैं वो शासन की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करते हैं, शासन को मनमाना कार्य करने से रोकते हैं। जनता और सरकार के मध्य संपर्क। मैंने कहा कि राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच जो है पुल का कार्य करते हैं। वो जनता की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते हैं और उसका समाधान करा करके जनता को उससे अवगत कराते हैं। तो एक तरह से दोनों के बीच जो है वो संपर्क का कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दलों का गुण है। राजनीतिक दल की स्वेच्छाचारिता के नियंत्रण के संबंध में देखिए लास्की का एक स्टेटमेंट भी यहाँ दिया गया है कि राजनीतिक दल देश में तानाशाही के विरुद्ध हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। यानी अगर जिस देश में एक ही राजनीतिक दल हो
तो वो वहाँ विपक्ष होगा ही नहीं। अब विपक्ष नहीं होगा तो वहाँ तानाशाह होगा वो। चाहे आप चाइना का उदाहरण ले लीजिए, रूस का ले लीजिए, किसी भी देश का ले लीजिए जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल है। लेकिन जहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल हैं वहाँ विपक्ष होगा। और विपक्ष जो है यानी राजनीतिक दल जो हैं वो तानाशाही शासन की व्यवस्था के खिलाफ जो है हमारे रक्षक होते हैं, वो उसको ऐसा करने नहीं देते हैं। तो उसी बात को लास्की ने लिखा है कि राजनीतिक दल देश में तानाशाही के विरुद्ध हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। ठीक है, अगला है क्रांति के भय का अभाव। राजनीतिक दल जो है समाज में क्रांति के डर को कम करते हैं। क्रांति कब होती है? जब व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को बोल ना सके। प्रेशर कुकर में सीटी तभी बजेगी जब उसमें जो है एयर मतलब गैस जो है बनती चली जाए तो उसको निकालने के लिए जो है वो सीटी होती है। जब तेज हवा बनी, अगर उसको सीटी को ना हो, उसकी छेद को बंद कर दिया जाए तो वहाँ विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए सीटी लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गुबार को जो है, जो गैस है वो निकाल सके। राजनीतिक दल यही करते हैं। जनता के अंदर जो गुबार भर रहा है, जो गैस भर रहा है, जो गुस्से की आग है, उसको ये समस्याओं को सुनते हैं और जब जनता इनको सुना देती है अच्छे से, इसके बाद ये समस्याओं को शासन सत्ता के समक्ष उठाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करा करके उनके अंदर जो गैस बनता है उस गैस को निकालने का कार्य करते हैं। ये एक तरह से प्रेशर कुकर की सीटी होते हैं जो कि जनता के खिलाफ, जो सरकार, जनता के मन में जो सरकार के खिलाफ या देश की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जो एक गुस्से का गुबार है उसको निकालने का कार्य करते हैं। उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का थोड़ा बहुत निदान करते हैं, यथोचित निदान करते हैं और इस तरह से इस उनके अंदर जो गुस्सा है उसको कम करते हैं ताकि क्रांति न हो। तो यानी एक तरह से राजनीतिक दल जो है क्रांति के भय को कम करते हैं। अगर यही राजनीतिक दल न रहें तो जनता सड़कों पर तो जाए, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला है नहीं, कोई नेता नहीं है जिसको अपनी बातों कह सके। अभी तो होता है कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, हम नेताजी के पास चले जाते हैं, साहब हमको पुलिस परेशान कर रही है, साहब हमको जो है हमारा लेखपाल काम नहीं कर रहा है, तो नेताजी पहुंच जाते हैं हमारे साथ में, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं और अपना काम करवाते हैं, लेखपाल के ऊपर दबाव बनाते हैं, हड़काते हैं, अपना काम करवाते हैं। तो हम लोग भी संतुष्ट रहते हैं कि नेताजी हमारा काम करवा दिए, हमारे अंदर गुस्सा शांत हो गया, जितनी सीटी भरी गैस भरी हुई थी सब निकल गई। और यही ना होते और सरकारी कर्मचारी हमारे कार्यों को ना सुनते तो हमारे अंदर गुस्सा भरता जाता, गैस भरती जाती और एक दिन विस्फोट हो जाता। तो उसी विस्फोट को, उसी क्रांति के भय को ये कम करने का कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल जो है क्रांति के भय को कम करते हैं, ये समाज सुधार का भी कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि इनके द्वारा जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो है ठंडियों में देखिए आप कंबल वितरण कार्य किया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, कितने लोग आश्रम चलाते हैं कि समस्याओं का जो है स्थानीय समस्याएं हैं उसको समाधान कराने में ये लोग आगे आते हैं। कहीं बिजली की समस्या है, कहीं कुछ और समस्या है, उस समस्याओं का निदान कराते हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। तो इस तरह से समाज कल्याण का कार्य भी, समाज सुधार का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। योग्य व्यक्तियों को सेवाओं की प्राप्ति। राजनीतिक दल जो है वो राजनीति में योग्य व्यक्तियों को लाते हैं। जब भी कोई सत्ता होती, सरकार होती है तो वो ऐसे व्यक्तियों को अपने शासन में लाती है, जिससे मान लीजिए किसी को वित्त मंत्री बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को लाएगी जो वित्त के क्षेत्र में जानकार हो, रक्षा मंत्री जो है जो रक्षा के क्षेत्र में जानकार हो, विदेश मंत्रालय उसको दिया जाएगा जो विदेश मामलों के जानकार हो। तो ऐसे लोगों को ये जो है राजनीति में आने का, उनको सेवा करने का मौका देते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है योग्य व्यक्तियों को सेवाओं की प्राप्ति का अवसर उपलब्ध कराते हैं ताकि शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाई जा सके। तो ये राजनीतिक दल का गुण है। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय करने का कार्य करते हैं। शासन के जितने भी अंग हैं उनकी अंगों के बीच अगर समन्वय करने की बात आती है, उनमें तालमेल बैठाने की बात आती है, तो राजनीतिक दल जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय करने का भी राजनीतिक दल कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे राजनीतिक दलों के गुण। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के दोष को। तो फ्रेंड्स, ये है राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख दोष। पहला दोष है कि व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का विनाश। राजनीतिक दलों में जो है व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का विनाश हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो दलों के सिद्धांतों में बंध कर रह जाता है। जो दल की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, यदि हम उसके सक्रिय सदस्य हैं, उसके समर्थक हैं या राजनीतिक दल के नेता हैं, तो हम जो है अगर मेरा जो है पार्टी लाइन के अलग कोई विचार है तो हम बोल नहीं सकते उसको। पार्टी लाइन के खिलाफ अगर जाकर के हम बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वतंत्रता जो है उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि वो जो दल की नीतियाँ होती हैं, जो उनके सिद्धांत होते हैं, उसी में बंध कर रह जाता है। वो अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं दे सकता है।
उसी बात को यहाँ पर लिखा है गिलक्राइस्ट ने कि दलीय सरकार के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वह व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का विनाश कर देता है। तो यह गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है कि इसमें व्यक्तित्व और स्वतंत्रता व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। आपको वही कहना है, वही बोलना है जो पार्टी की लाइन है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता को हानि। राजनीतिक दल जो है वो अपने स्वार्थों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनको देश की एकता और अखंडता विखंडित हो रही है कि नहीं, इससे उनसे मतलब नहीं है। आप देखते हैं अक्सर जो है वो ऐसे कृत्य कर जाते हैं कि समाज में उनके कारण जो है वो दंगे हो जाते हैं। समाज में उनके कारण जो है एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ने लगते हैं। वो यहाँ तक कि अपने स्वार्थ में सत्ता हमको किसी भी तरह से मिले वो तुष्टीकरण भी करने लगते हैं। अगर कहीं देश की हानि भी हो रही है तो उसकी वहाँ तक, उस हद तक भी गिर सकते हैं वो, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, चाहे उसके लिए जिसका भी सपोर्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए अपराधी का सपोर्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए हमको देश के विरुद्ध भी जाना पड़े। तो अगर लगे कि एक वर्ग जो है देश के विरुद्ध है तो कुछ राजनीतिक दल लग रहा है कि अगर इसके साथ खड़े रहेंगे तो हमको वोट मिलेगा तो और हम सरकार बना सकते हैं, तो उसके साथ भी जाने से वो नहीं कतराते हैं, उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो एक तरह से ये देश की एकता अखंडता को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी बात को देखिए यहाँ पर ब्राइस ने लिखा है कि दल केवल व्यवस्थापिका सभा को नहीं बांटते हैं, ये राष्ट्र को भी दो परस्पर भागों में बांट देते हैं और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप देखते हैं व्यवस्थापिका वगैरह में जब भी भाषण वगैरह चलता है, इन लोग का विवाद चलता है, तो आप देखेंगे किस तरह से वहाँ विवाद होता है। तो ब्राइस कह रहे हैं कि केवल व्यवस्थापिका सभा ही दो गुटों में नहीं बट जाती है, कई गुटों में नहीं बट जाती है, बल्कि ये विदेशी राष्ट्रों के सामने देश के विभाजन का भी रूप प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक विवाद इनका हो, बात विवाद हो, विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है, ये सही है, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आए तो वहाँ पर सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, विदेशी राज्य सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोग ही सवाल उठा दे रहे हैं। तो ऐसे समय में जबकि देश की एकता की बात आती है, तो ऐसे समय में जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो ये देश की एकता और अखंडता को हानि पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स वही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाते हैं, ये इनकी बुराई है। व्यक्ति पूजा की प्रधानता। राजनीतिक दलों में आप देखेंगे कि जो मतलब अधिकांशतः दल आपको मिलेंगे जिसमें कि परिवारवाद होगा, एक व्यक्ति की प्रधानता होगी, एक व्यक्ति जो है सर्वोच्च लीडर होगा और उसी व्यक्ति को सब लोग खुश करने का प्रयास करते हैं। हर राजनीतिक दल में आप देखेंगे जो व्यक्ति सर्वोच्च लीडर होगा उसी की चाटुकारिता करेंगे, उसी की करेंगे, मतलब सिद्धांतों की अपेक्षा व्यक्तियों के महत्व दिया जाता है कि ये लीडर चाहेंगे हम इनको खुश रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमको टिकट मिल जाएगा। तो वहाँ व्यक्ति पूजा की प्रधानता होती है। ये राजनीतिक दलों की गुण है, सॉरी एक बहुत बड़ा दोष है। पक्षपात का बोलबाला। राजनीतिक दल राजनीतिक दलों में पक्षपात का बोलबाला होता है। राजनीतिक दल जानते हैं कि दो गुटों में विवाद हुआ है तो एक ये गलत है, लेकिन उसका वोट बैंक है इसलिए वो उसी के पक्ष में ही बोलेंगे भले ही वो गलत हो। ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है कि ये निष्पक्ष होकर के कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि हमारा लाभ किस में है। लाभ के लिए अपने ये सिद्धांतों को भी तिलांजलि दे देते हैं, पक्षपात करने लगते हैं। चाहे वो अपने समर्थकों को नौकरियां देने की बात आए, चाहे अपने समर्थकों के गलत कार्यों को ढकने की बात आए, या उन अपराधियों को प्रश्रय देने की बात आए, ये पक्षपात करते हैं और ये राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए आज राजनीतिक दलों को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं लोग। राजनीतिक दल का मतलब अगर उनसे लोग पूछोगे तो राजनीतिक दल का मतलब यही कहेंगे कि चोर होते हैं नेता। वो कुछ ना जानता हो लेकिन कहेगा नेता चोर होते हैं। सारी समस्या जो है इन्हीं कारण है। वो अभी गांव में चले जाएंगे, आप किसी भी पूछेंगे दादा जो है समस्या कैसी है गांव की, अरे सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, तो सबको इसी कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो है कार्य जो हैं वो बहुत ही मतलब कि निम्न स्तर के हैं। तो पक्षपात का बोलबाला जो है ये राजनीतिक दलों का अवगुण है। असत्य प्रचार। राजनीतिक दल जो है कभी कभी ने क्या देखिए अधिकांशता जो है गलत डाटा आपके सामने रखते हैं, गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं। बात कुछ और हुई लेकिन आपके सामने ऐसा पेश करेंगे जिससे कि विरोधी पक्ष की छवि को धूमिल किया जा सके और वो उनको जो है चुनाव में लाभ मिले।
इसके लिए झूठ बोलने, गलत प्रचार करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अधिकांशतः चीज़ें गलत बता दी जाती हैं, आपको, हमको बता दी जाती हैं, और हम आप जो है उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसी हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। तो असत्य प्रचार करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी बुराई है। विभिन्न वर्गों में वैमनस्य, आज समाज जो है विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। विभिन्न वर्ग अगर एक भी होना चाहें तो ये उनको एक नहीं होने देते हैं। ये अपने लाभ के लिए समाज में दंगे करवा देते हैं। मामला थोड़ा सा है, उसको समझाने की बजाय एक वर्ग के लोग इधर से आ जाएंगे नेता, एक वर्ग के लोग इधर से आ जाएंगे, दोनों लोग अपने अपने पक्ष में खूब बड़े बड़े बोले बन करके वो भाषण देंगे। ये समझेंगे, यहाँ के लोग समझेंगे कि ये हमारे हितैषी हैं, उनके बहकावे में आकर के इधर के लोगों पर अटैक कर देंगे, इधर वाले इधर पर अटैक कर देंगे, समाज बटों में बट जाएगा, आपस में लड़ मर जाएंगे, नेता तो चले जाएंगे चुपचाप एकदम, उनको कुछ नहीं होता है, हम आपस में लड़ मर जाते हैं। ये हमारे बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं, हमको लड़ाते हैं, और इसके लड़ाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इनकी राजनीतिक जो है रोटी वो सिकती रहे। इस पक्ष का वोट हमको मिलता रहे, इस पक्ष का वोट हमको मिलता रहे, ना मंदिर बने चाहे ना मस्जिद बने, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी काम होता रहे। हमको इसका वोट मिलता रहे, वो कहेंगे हमको इसका वोट मिलता है, किसी कोई मतलब नहीं समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं है। लेकिन ये विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करके अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। ये जो है समाज को बांटने का कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा गुण है। बहुदलीय राज्यों में सरकार अस्थायी, जहाँ भी जिस देश में भी बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ बहुत से राजनीतिक दल होते हैं, और जहाँ बहुत से राजनीतिक दल होते हैं वहाँ मैंने कहा कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिलता है। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो सरकार खींचतान की चलती रहती है। कोई भी गठबंधन दल का सदस्य जो है वो अगर सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हो गया तो अपना समर्थन वापस ले लेता है, सरकार गिर जाती है। तो बहुदलीय वाले राज्य में जो है सरकार अस्थायी होते हैं, और ये सरकार अस्थायी इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक दलों की एक बुराई है, एक अवगुण है। अगला है कि विरोध करने के लिए विरोध की प्रधानता, ये बहुत बड़ा अवगुण है। राजनीतिक दल में एक सत्ता पक्ष होता है, बाकी विपक्ष होते हैं। विपक्ष जो है वो सरकार का केवल आलोचना करता है, और आलोचना भी उसके सही कार्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है। ये बहुत बड़ी बुराई है। आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं, विरोध करना सही बात है। अगर सरकार गलत कार्य कर रही है तो हमको उस पर उसके कार्यों को हमको विरोध करना चाहिए, ये सशक्त विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन उसके सही कार्यों को भी विरोध किया जाए, सही कार्य को भी ना होने दिया जाए, यह प्रवृत्ति जो है लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक होती है। तो वही है मतलब कि भारत क्या विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ जो है जो विरोधी होते हैं उनको केवल सरकार का विरोध करना है, बस केवल, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। अच्छे का यहाँ तक कि कभी कभी इतना विरोध कर देते हैं कि सरकार के सही कार्य भी नहीं होने देते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है बहुत ख़राब है, और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो विरोध करने के लिए विरोध की प्रधानता, यह जो है राजनीतिक दलों का विशेष अवगुण है। अगला है बहुमत प्राप्त दल की निरंकुशता। राजनीतिक दल जो है जो बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाता है, अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो वो 5 साल तक तो सरकार में रहेगी। अब 5 साल तक उसको सरकार को कोई गिराने वाला नहीं है, 5 साल के बाद ही जनता उसको गिरा सकती है। यानी 5 साल तक वो मनमाना कर सकती है, जैसा चाहे वैसा कर सकती है, वो निरंकुश हो सकती है। आपने इंदिरा गांधी के शासन को देखा होगा 1976 में, जब उन्होंने बहुमत के दम पर, उनकी बहुमत की सरकार थी, जब इमरजेंसी लगाई तो विपक्ष को एक तरफ से जो है उन्होंने जेल में डाल दिया। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाया वो सब जो है धराशायी हो गया, उसको पकड़ कर जेल में ठूस दिया गया। तो ये निरंकुशता होती है, बहुमत की निरंकुशता हो सकती है। तो बहुमत दल प्राप्त दल की निरंकुशता, उसी के पक्ष में देखिए यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप का स्टेटमेंट है कि दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिकतम व्यक्तियों का पागलपन है। इन्होंने बहुमत की निरंकुशता के परिप्रेक्ष्य में ही अलेक्जेंडर पोप, यहाँ पोप की ओर लिखा गया है, ये अलेक्जेंडर पोप पूरा नाम है इनका स्टेटमेंट है कि दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिकतम व्यक्तियों का पागलपन है। तो दल जो है बहुमत प्राप्त दल अपनी सत्ता के मद में, अपनी बहुमत की ताकत के बल पर निरंकुश हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। तो ये इसका अवगुण है। भ्रष्टाचार का बोलबाला, आप देखते हैं दलीय प्रणाली में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी साठगांठ होती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी होती है। चंदा लेते हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों से चंदा लेते हैं, और चंदा लेने के बाद जब सरकार बनती है इनकी
तो ये क्या है, उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं, तो ये भ्रष्टाचार करते हैं। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो जिनका खुद का भी अपनी कंपनी होती है, अपना बिजनेस होता है, उनके नात संबंधी भी होते हैं, वो उनसे इनडायरेक्टली पैसा ले लेते हैं, अपने करीबियों से जो उनके शुभचिंतक हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, इनडायरेक्टली पैसा लेंगे और सत्ता में है उनको लाभ पहुँचा देंगे। तो इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। आए दिन जो नए नए नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि एक मंत्री विधायक बनने के बाद उसकी इनकम कुछ भी नहीं होती है, लेकिन उसकी संपत्ति अरबों में होती है, करोड़ों में होती है। कहाँ से होती है, इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से आ जाती है, आखिर वो क्या, कहाँ से क्या करते हैं, वो कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सी मजदूरी करते हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करते हैं, इसी से उनके पास पैसे आते हैं। वो ब्लैक मनी है। ये भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है, यह जो है राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है, अवांछनीय साधनों का प्रयोग। अब देखिए, राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी बुराई है कि ये चुनाव जीतने के लिए कहा तो जाता है कि ये संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, ये हमको पढ़ाया जाता है, मैंने भी बताया आपको, लेकिन वास्तव में वास्तविकता कुछ और होती है। चुनाव जीतने के लिए ये उन सभी समस्त साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे इनको लाभ मिले। शराब बंटवाना, बूथ कैप्चरिंग करने का अगर दबदबा है तो बूथ कैप्चरिंग भी कर लेते हैं, धमका देते हैं, वोट को खरीद लेते हैं, उन समस्त अवांछनीय साधनों का प्रयोग करते हैं, दंगे करवा देते हैं। तो अवांछनीय साधनों का प्रयोग ये सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये इनका अवगुण है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ये राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी है कि लोकतंत्र में ये काम करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर खुद लोकतंत्र नहीं होता है। यानी लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दलों का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जो है सभी सदस्यों का, जो उसके सदस्य होते हैं उनकी सहमति से होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, परिवारवाद होता है। एक परिवार का मुखिया जो है वही अध्यक्ष बना रहेगा, उसके बाद उसका बेटा बन जाएगा, या उसका भाई बन जाएगा, या उसका भतीजा बन जाएगा, वही लोग घुमा चलाएंगे पूरा परिवार। मतलब वही दल, वही परिवार हो गया। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ केवल नाम का है। चुनाव हर साल होंगे लेकिन वही व्यक्ति जीत जाएंगे। तो ये केवल लोकतंत्र का दिखावा करते हैं, इनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है। इनमें अध्यक्ष का जो है चुनाव जो है वो सबकी सहमति से नहीं होता है, बल्कि इनमें परिवारवाद चलता है। यह जो है राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा अवगुण है। तो ये फ्रेंड्स, इसी बात को देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार के बोलबाला के संबंध में एक स्टेटमेंट गैटिल का है कि राजनीतिक दलों में बहुत बड़ा खतरा जो है दलों के व्यवसायिक हितों का संबंध होना है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये कहते हैं, गैटिल यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और जो व्यवसाय के होते हैं, घराने होते हैं, इनके बीच में गठजोड़ होता है जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये गैटिल का स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, ये थे राजनीतिक दलों के अवगुण। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने राजनीतिक दल क्या हैं, राजनीतिक दलों के अर्थ और परिभाषा को आपने समझा, उनके राजनीतिक दलों के विशेषताओं को आपने समझा, राजनीतिक दलों के कार्य को समझा, दलीय प्रणाली के प्रकार को आपने समझा, राजनीतिक दलों के गुण और दोष को समझा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से कोई भी अब डाउट नहीं रह गया होगा। ये सब आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ। धन्यवाद।